हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ जो 1000 पीवाईक्यूज डिस्कस कर रही हूँ वो कौन से हैं, वो सबसे लेटेस्ट पीवाईक्यूज है 2020 से लेके 2023 तक के सारे पेपर 2 कॉमर्स की जितनी भी शिफ्ट हुई है मैं सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 7 है। सो आज का हमारा 31st क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है मैम आप 31st क्वेश्चन कैसे करा रही हैं, पहले के 30 क्वेश्चंस कहाँ पे गए? तो पहले के 30 क्वेश्चंस आपके पार्ट नंबर 1 to 6 में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 7 लेक्चर है। फर्स्ट 6 पार्ट में आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने उसको मिस किया है तो पीवाईक्यूज की 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप जाइए, वहां से जाके अच्छे से उन 1000 पीवाईक्यूज के फर्स्ट 6 लेक्चर्स को कवर कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है, मैच द फॉलोइंग है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका बिजनेस फाइनेंस वाली सीरीज से। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की ना प्लेलिस्ट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके अगर आप फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखेंगे ना, 3 या 4 लेक्चर्स फर्स्ट के, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, ये सब मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। टाइम बीइंग के लिए इस क्वेश्चन के लिए मैं ये जरूर समझा दूंगी फिर से, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जाइए, वहां से जाके अच्छे से पूरी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज को वहां से कवर कर लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो बिजनेस फाइनेंस के 24 लेक्चर देख लिए ना, इसके आगे आपको नेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस मैचअप को। तो अगर आपको पता होगा इनमें से एक भी चीज तो आप इजीली मैच कर पाएंगे, राइट। जैसे मेरे को पता है प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। प्राइवेट इक्विटी क्या रहता है? सबसे स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है ना। प्राइवेट इक्विटी क्या रहेगा? सबसे स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सपोज से फॉर एग्जांपल मेरी प्राइवेट कंपनी है प्रियंका नेट क्लासेस और मुझे इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने इक्विटी शेयर्स अपने किसी फ्रेंड्स किसी रिलेटिव को बेच के उनसे पैसे ले सकती हूँ, राइट। यानी ये क्या हुआ? सबसे स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ जो लेस रेगुलेटेड है बाय द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ डेट एंड कैपिटल मार्केट्स। आप क्या कर रहे हो? प्राइवेट प्लेयर से ही पैसा ले रहे हो, तो रेगुलेशन भी कम लगती है, उसमें कोई रेगुलेशन तो है नहीं। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आप इजीली पैसा रेज कर पाते हो, फटाफट से पैसा रेज कर पाते हो। ठीक है, सो बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो बी में ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पे? सी वाला ऑप्शन है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, मैंने कैसे निकाला? मैंने सिर्फ प्राइवेट इक्विटी से ही आंसर निकाल लिया है ना। तो मैचअप टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक टिप दे देती हूँ। वो टिप क्या है? पहले तो किसी भी एक क्वेश्चन का ऑप्शन फिक्स कर लो। जैसे मैंने क्या किया, चारों में से इसका ऑप्शन फिक्स कर लिया। इसका क्या था? मेरे हिसाब से मेरे को प्राइवेट इक्विटी पता था कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो मेरे को एक भी अगर आता था तो ऑटोमेटिकली मैचअप बन गया, है ना। वैसे ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं, ये भी मेरे को पता थे। ये क्या होते हैं? ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो हम कहाँ पे इश्यू करते हैं, ओवरसीज मार्केट में इश्यू करते हैं। तो अगेन ओवरसीज मार्केट में इश्यू करते हैं, ये वर्ड देख के भी मैं पहचान सकती थी कि ये क्या है, ये हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं ओटीसी बेसिस पे। ये क्या होते हैं डिटेल में मैंने ये सब कुछ आपको बिजनेस फाइनेंस में फर्स्ट 3 या 4 लेक्चर्स में समझाया है। लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां से जाके देख लीजिए। और वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल अगेन ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल रहता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं और हाई रिस्क एपिटाइट इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वीसीज बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा शार्क टैंक में जो भी सब आते थे, जैसे अनुपम मित्तल थे शार्क टैंक पे शादी.com वाले, तो वो क्या है, वो एक वीसी है। वीसी है मतलब क्या, वो नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो रिस्क भी लेने की कैपेसिटी रखते हैं। हाई रिस्क वर्दी इंडिविजुअल है, वो हाई रिस्क एपिटाइट इन्वेस्टर है, वो रिस्क लेके न्यू कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में जाके अगर वो कंपनीज ग्रो हुई तो उनको उतना अपना पैसे का वर्थ मिल जाता है। ठीक है, और मेंजेन कैपिटल क्या रहता है? मेंजेन कैपिटल refers to a subordinated debt or preferred equity
that allow firms to borrow additional capital beyond the levels lenders are willing to finance through the bank loans. क्या बोलता है ये? क्या है? सबऑर्डिनेटेड डेट है या तो प्रेफर्ड इक्विटी है जिसके थ्रू आप एडिशनल पैसा बोरो कर सकते हो, जितना आपके लेंडर्स देने वाले थे, जितना आपके जो फाइनेंसर्स है आपको पैसा देने वाले थे, उससे ओवर एंड अबाव भी आप क्या कर सकते हो? पैसा मार्केट से रेज कर सकते हो. ठीक है. सो ट्रस्ट मी, मुझे तो ये पता नहीं, मेंजेन कैपिटल मोस्टली सबको पता नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में से अगर आपको कुछ भी पता था, जैसे प्राइवेट इक्विटी का वर्ड क्या था? स्पीडी सोर्स. ग्लोबल डिपॉजिटरी का वर्ड क्या था? ओवरसीज मार्केट. वेंचर कैपिटल का वर्ड क्या था? हाई रिस्क, हाई नेटवर्क. तो ऐसे अगर आप वर्ड्स पहचान लोगे ना मैचअप में, तो इन कीवर्ड से ही आपके मैचअप बन जाते हैं. ठीक है. सो टिप बहुत सिंपल है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, मैचअप टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि कैसी भी एक या दो को फिक्स कर लो एंड ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाता है. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ये चारों सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्लियर है. अगर क्लियर और बेटर क्लैरिटी करनी है तो बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट देख लीजिए. ठीक है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. 32nd क्वेश्चन. द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइन बेसिस फॉर. अब ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग. उसमें एक टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हमेशा पेपर में पूछा जाता ही है. ठीक है. और मैंने अकाउंटिंग का पूरा आपको कराया भी है. अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. उसका 3rd या 4th लेक्चर रहेगा जिसमें मैंने आपके साथ सारे के सारे 10 to 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल से सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर में गोइंग कंसर्न पूछे, नेक्स्ट टाइम कोई और प्रिंसिपल पूछ ले. राइट. तो अकाउंटिंग को भी आप कवर कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का. अच्छे से जाके कवर कीजिए. टाइम बीइंग के लिए मैं ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको समझा देती हूँ, बट आप बाकी के सारे प्रिंसिपल्स वो लेक्चर से कवर कर लीजिएगा. ठीक है. एक ही लेक्चर में मैंने सारे प्रिंसिपल्स कराए. एंड इसके अलावा भी मैंने अकाउंटिंग में आपको क्या कराया है? मैंने अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, इसलिए अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए उसको देख लीजिए. अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि एक जो फर्म है, एक जो बिजनेस फर्म है, वो क्या रहेगी? वो चलती ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम के लिए. एक जो बिजनेस फर्म है वो क्या करती है? वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती ही रहती है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स के लिए क्या करेगी? चलती ही रहेगी. ऐसा हम अज्यूम करते हैं. हम क्या अज्यूम करते हैं बिजनेस में? कि कोई भी बिजनेस फर्म क्या होती है, जब स्टार्ट होती है उसके बाद से अनंत काल तक वो चलती ही रहती है. ये होता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ठीक है. तो अगर ये बात है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता ही रहेगा, यानी इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है उसको आप कैसे वैल्यू करोगे? उसको आप डेप्रिशिएट कैसे करोगे? ओवर द यूजफुल लाइफ. यानी जितनी उस एसेट की लाइफ है उसको उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करते जाओगे. जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कोई फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर की यूजफुल लाइफ कितनी होती है? से फॉर एग्जांपल 10. ठीक है. 10 साल तक एक फर्नीचर चलता रहेगा. तो मैं क्या करूंगी? उस फर्नीचर को हर साल थोड़ा करके 10 ईयर्स में राइट ऑफ कर दूंगी, है ना. तो ये होता है आपका गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट. ठीक है. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ. ठीक है. कंसोलिडेशन की कोई बात ही नहीं होती है, मार्केट वैल्यू की भी कोई बात नहीं है गोइंग कंसर्न में, और ना ही डिस्क्लोजिंग द सेल्स की भी कोई बात नहीं होती है. तो ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे, एक सिर्फ सी ही रह जाएगा. ठीक है. अब आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी ही अकाउंटिंग का जो लेक्चर था ना उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का. ठीक है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू करता रहेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस चलते ही रहेंगे, ऐसा गोइंग कंसर्न का मानना है. ठीक है. और इसके हिसाब से एक असेट को आप डेप्रिशिएट करते हो ओवर देयर assets lifetime rather than their over useful life. क्या बोलता है? एक असेट को आप डेप्रिशिएट करते रहते हो. इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से आप क्या बोल रहे हो कि एक असेट की लाइफ टाइम के हिसाब से या तो मे बी उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप क्या करते हो? असेट को डेप्रिशिएट करते रहते हो. ठीक है. तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कराया था, ये 3rd पॉइंट आपको, और ये 3rd पॉइंट से ही आपको पीछे PYQ पूछ लिया था, है ना.
तो बहुत जरूरी है आप हर एक लेक्चर अच्छे से देखिए, समझिए। मेरे लेक्चर बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में बनाए होते हैं, हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के मैं अपनी पीपीटीज में इंक्लूड करती हूँ, ताकि लेक्चर में वो कंसेप्ट तो समझे ही, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं इन पीपीटीज में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 33rd क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेपो रेट। अब ये कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से, है ना। अगेन एको की भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैंने ऑलमोस्ट 27 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के कराए हैं, आप जाइए उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने इकोनॉमिक्स भी अगेन बहुत डिटेल में कराया है। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, उसको भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। तो रेपो रेट क्या होता है? सीधी सी बात है, रेपो रेट क्या होता है? इज द रेट एट विच द आरबीआई lends to the banks in case of short maturity। पैसा कौन किसको देगा? आरबीआई किसको देगी? बैंक्स को देगी। क्यों? शॉर्ट मेच्योरिटी के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर बैंक्स को पैसा चाहिए होता है तो बैंक किसके पास जाएंगे? बैंक्स अपने पप्पा के पास जाएंगे। बैंक्स के पप्पा कौन है? आरबीआई है, राइट। तो आरबीआई क्या करेगी? शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए, से फॉर एग्जांपल 30 डेज, 40 डेज, 10 डेज, 60 डेज, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ्स, ऐसे अगर उनको पैसा चाहिए तो वो क्या करती है? वो बैंक्स क्या कर सकती हैं? आरबीआई के पास जा सकती है, ठीक है, और उनसे पैसा उधार ले सकती है। अब अगर पैसा उधार पे लेंगी तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है एट शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। रेपो रेट क्या है ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 34th क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगेन इंडिफरेंस कर्व कहां से पूछा गया है? इकोनॉमिक्स से पूछा गया ना, आपकी यूनिट नंबर 3 इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आया है ना। यूनिट नंबर 3 इकोनॉमिक्स के मैंने 27 लेक्चर्स लिए हैं, उसमें से जो 27th लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कराया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स को, यूनिट नंबर 3 के लेक्चर्स नहीं देखिए, जाइए अच्छे से जाके डिस्क्रिप्शन में से जाके लिंक लेके सारे 27 लेक्चर देख लीजिए। ट्रस्ट में आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रीजन बताइए कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिक्लाइन ही क्यों होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है वो बताने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होगी आपकी इंडिफरेंस कर्व। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है आपकी इंडिफरेंस कर्व। अब ये कैसे स्लोप हो रही है? ये स्लोप हो रही है डाउनवर्ड, है ना। डिटेल में आपको समझना हो ये इंडिफरेंस कर्व क्या है तो आप जाके 27th लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर नंबर 27 है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का, उसको जाके देख लीजिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, उसका रीजन क्या है? तो उसके रीजन ये सारे क्या होने चाहिए। इंडिफरेंस कर्व के असम्पशंस क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व के लिए 2 कमोडिटी होने चाहिए। 2 कमोडिटी है ना, देखिए 2 कमोडिटी है क्या हमारे पास? एक गुड वाई है, एक गुड एक्स है, यानी 2 कमोडिटीज है। ठीक है, नॉन सैटिटी होनी चाहिए। नॉन सैटिटी यानी नॉन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी नंबर्स में आप यूटिलिटी को, आप यूजफुलनेस को मेजर कर सको। आप नंबर्स में ही मेजर कर रहे हो ना, है ना। कैसे? देखो आप यूटिलिटी को कैसे मेजर कर रहे हो? नंबर्स में। यहाँ पे भी क्या है? नंबर्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 2 कमोडिटीज के बीच में क्या होना चाहिए? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और लास्ट क्या बोलता है? रेशनल कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये 5 असम्पशंस हैं। अब चलिए हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या पूछा था? डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देख लो 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये वाला आ गया सेकेंड। फिर ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज, ये भी तो हमने असम्पशन में पढ़ा था, है ना। सेकेंड और फोर्थ हमने असम्पशन में पढ़ा था। अगर आपने असम्पशंस पढ़ी होती थी लेक्चर में से तो आप इसका आंसर इजीली निकाल पाते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
2 and 4 आर करेक्ट। जब भी हम इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइन होती है ऐसा बोलते हैं तो उसका रीजन क्या है, उसके टोटल 5 रीजन है। कितने रीजन है, 5 रीजन है। इन पांचों में से हमारे पास कौन सा दिया था, हमारे पास क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ वाला दिया था, है ना। तो ऐसे ही और भी रीजन दे सकते थे यहाँ पे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगी इंडिफरेंस कर्व वाला जो टॉपिक है ना वो हमेशा पेपर में आता है। प्लीज जाइए 27th लेक्चर देख लीजिए आपको अच्छे से। मैंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या है, डायग्राम क्या है, पूरा मैंने ये डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया है वहां पे, तो जाइए उसको जाके डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन, which of the following is correct about deduction available in respect of contribution to various provident funds in case of salaried employees। अब salaried employees को provident fund के केस में क्या क्या डिडक्शंस मिलती है देख लेते हैं। Employees contribution to recognized provision fund is exempted up to 12% of the salary। आप एज एन एम्प्लॉयर क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे और उसमें आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 12%। तो ये बात तो राइट है, यानी फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट आएगा ही आएगा। तो जहां पे फर्स्ट है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को काट देते हैं, सी वाला ऑप्शन कट गया ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर आप क्या करते हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी पैसा डालते हो तो भी आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा टैक्स। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, यानी सेकंड भी आएगा ही आएगा। तो भाई इसमें तो टू है ही नहीं कहीं पे, तो कट कर दो। अब यहाँ तो थर्ड है, यहाँ तो फोर्थ। एम्प्लॉयर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कभी भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1, 2 and 3, ठीक है। अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें तो ये तीनों भी कंडीशन उनके लिए लागू होती है और ये फोर्थ कंडीशन उन पे लागू नहीं होती है। एटीसी की डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज को नहीं मिलती, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। एम्प्लॉय को मिल सकती है लेकिन एम्प्लॉयर को नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए ये रॉन्ग हो गया, एटीसी की डिडक्शन एम्प्लॉयर के लिए नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी तीनों भी डिडक्शन किसको मिलती है, सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलती, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या है वो भी क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।